जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो आएगा, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए या इसके अपवर्तन के सूत्र को समझाइए। तो सबसे पहले इसका अपन डायग्राम समझते हैं। डायग्राम है, एक प्रिज्म लेते हैं अपन, समबाहु प्रिज्म इसको अपन कहते हैं। समबाहु प्रिज्म है ये, कांच का बना हुआ, जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2 अपवर्तनांक है और n1 अपवर्तनांक से प्रकाश की किरण आ रही है। तो मानते हैं कि भाई ये प्रकाश की किरण इस तरफ आ रही है। प्रकाश की किरण है आपकी PQ, जो इस प्रिज्म के ऊपर आपतित हो रही है। अब प्रकाश की जब किरण आती है तो नॉर्मल परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उसमें एक अभिलंब होता है। तो जो आपतन कोण होता है वो सारे के सारे अभिलंब से बनते हैं। तो यहाँ ये हो गया एक आपका अभिलंब। अभिलंब जो कोण बनाएगा आपतित किरण के साथ में, PQ यहाँ पे आपतित किरण है, PQ जो किरण है वो आपतित किरण है। आपतित किरण के साथ में जो अभिलंब कोण बनाएगा उसे अपन बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं अपन आई एंगल से, ठीक है। अब बाहर अपन मान रहे हैं हवा है, इसका अपवर्तनांक कम है और अंदर वाला अपवर्तनांक ज्यादा है, मीन्स कांच है। तो जब प्रकाश कम अपवर्तनांक से, ये कम अपवर्तनांक है और ये ज्यादा अपवर्तनांक है, प्रकाश जब कम अपवर्तनांक से ज्यादा अपवर्तनांक में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो ये प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब सामने वाले सरफेस पे जाके प्रकाश गिरता है तो यहाँ एक अभिलंब और होता है। अब यहाँ जो प्रकाश है वो कांच से वापस कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। हवा का अपवर्तनांक कितना मान रखा अपन ने, n1। तो इस बार जो प्रकाश जा रहा है वो ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है। और जब प्रकाश ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है तो घटना घटित होती है, वो अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ से वो अभिलंब से दूर हटता है। इस प्रकार प्रकाश जो था वो PQ आपतित किरण थी, QR जो है आपकी अपवर्तित किरण है और RS जो है वो निर्गत किरण है। तो यहाँ पे अपने को मिलता है QR, एक और किरण मिलती है। QR किरण को अपन बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और लास्ट में जो किरण मिल रही है आपको RS किरण, वो RS किरण है आपकी निर्गत किरण। अब यहाँ पे ये किरण जो होती है ये सारे के सारे अभिलंब के साथ कोण बनाती है। तो इधर अपन कोण देख चुके हैं, वो कोण है आपका आपतन कोण। दूसरा जो निर्गत कोण बनता है उस निर्गत कोण को बोलते हैं अपन एग्जिट एंगल, E एंगल। अब यहाँ पे आपतन कोण देख चुके हैं अपन, अब अपवर्तन कोण देखते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं अपवर्तन कोण जो होता है वो R1 है, यहाँ जो अपवर्तन कोण है आपका वो R2 है। अब यहाँ तक तो चित्र बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या समस्या आती है कि अपने को न्यूनतम विचलन की स्थिति ज्ञात करनी होती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति के अंदर क्या होता है, आपतित किरण को, ये आपतित किरण PQ है, इसको आगे की ओर बढ़ाया जाता है। आपतित किरण जो PQ है इसको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ता है और निर्गत किरण जो RS है उसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर एवं निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उस कोण को अपन बोलते हैं विचलन कोण। यहाँ पे ये जो कोण मिल रहा है अपने को, ये विचलन कोण है, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने को ये डेल ही निकालना है इस डेरिवेशन के अंदर। इस डेल को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको अपन समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ नॉर्मल जो नियम लग रहे हैं वो नियम लग रहे हैं आपके स्नेल का नियम है, अपवर्तन का नियम है। प्रिज्म है आपका ABC। अब स्नेल का नियम अगर लगाते हैं अपन तो स्नेल के नियम से साइन आई आपतन कोण जो होता है, साइन आई आपतन कोण की जा है और डिवाइड बाय अपवर्तन कोण की जा है, इज इक्वल टू होता है आपका n2 डिवाइड बाय n1। जिस माध्यम में प्रकाश जाता है डिवाइड बाय जिस माध्यम से आ रहा है, इन दोनों का रेशियो होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो एंगल I और R है वो काफी छोटे होते हैं तो उनको अपन नगण्य मान लेते हैं। यहाँ साइन I काफी छोटा होता है एंगल, साइन I के केस में उसको I मान लेते हैं, साइन R के केस में उसको R मान लेते हैं। तो जब साइन की जब बात आती है, जब कोण काफी छोटे होते हैं तो साइन में काफी जीरो बन जाती है वैल्यू, वो वैल्यू जीरो नहीं बने इसलिए अपन कोण को क्या मान लेते हैं, उस एंगल के इक्वल मान। हाँ, यहाँ पे अपन साइन आई को आई मान चुके हैं तो यहाँ पे वैल्यू जैसे पुट करेंगे अपन, साइन आई की जगह अपन आई पुट कर लेंगे, आई डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 बन जाएगा। अब यहाँ जैसे अपन क्रॉस गुणा करते हैं इसको तो आई n1 मिल जाएगा अपने को इक्वल टू आर n2 मिल जाएगा। अब अपने को यहाँ क्या करना है, इस I और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर अपन I और R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो I और R की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें इसको समझते हैं अपन। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं अपन O और इसको नाम दे देते हैं अपन OD। तो यहाँ सामने अगर देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं।
सामने देखने में पता पड़ रहा है ए क्यू ओ और आर, ए क्यू ओ और आर एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का ये कंसेप्ट होता है कि आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण ओ जो होगा, मतलब इन दोनों आमने सामने कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण ओ इक्वल टू बन जाएगा अपना 180 डिग्री। अब यहां तक भी बात क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है जिनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज जो दिख रहा है क्यू ओ आर, ये क्यू ये ओ और ये आर, इनमें R1 प्लस R2 प्लस कोण O इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसकी वजह से है? तो यहाँ अपन बोल रहे हैं समांतर चतुर्भुज जो है उनके आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से अपने को जो वैल्यू मिल रही है वो 2 और 3 के RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या बन जाएंगे अपने, इक्वल बन जाएंगे। तो इक्वल कर दो LHS को, कोण A प्लस कोण O, इसका ये LHS इसका ये LHS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कोण O, यहाँ से कोण O से वो कैंसिल आउट हुआ, कोण A बराबर मिला अपने को R1 प्लस R2। इसको अपन पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर आपकी 4th। अब यहां तक भी ठीक है कि जब R1 R2 दोनों को योग करेंगे अपन, जो अपवर्तन कोण होते हैं उन दोनों का जब योग होता है वो प्रिज्म कोण के बराबर A होता है। दोनों अपवर्तन कोण है, ये R1 और R2, उनका योग जो होगा वो इस प्रिज्म कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ अपन जो अपन ने आपतित किरण को आगे बढ़ाया था और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया था और जो कोण बना था उस कोण का नाम अपन ने रखा था विचलन कोण, उसकी अपन चर्चा करते थे। यहाँ एक डायग्राम वापस अपन बना लेते हैं विचलन कोण के लिए। ये जो है वो डेल है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो I माइनस R1 कोण है, I माइनस R1 कोण है। यहाँ जो कोण बन रहा है वो कोण है E माइनस R2, और ये जो वैल्यू है वो ओडेश की है। इस बिंदु को ओडेश बोला था अपन ने, इसको बोला था Q अपन ने और इसको बोला था R। तो एक थ्योरम है, थ्योरम ये है कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा आगे बढ़ा दो, किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा आगे बढ़ा दो तो अंतःकोणों का जो योग होता है वो बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन अंतःकोण का योग किसके बराबर कर रहे हैं, बहिष्कोण के बराबर कर रहे हैं। तो प्रमेय से, प्रमेय से वैल्यू जो मिल रही है अपने को वो क्या मिल रही है, अंतःकोण। यहाँ पे कौन कौन से अंतःकोण होंगे, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बहिष्कोण के बराबर। यहाँ बहिष्कोण कौन है आपका, डेल बहिष्कोण है। I प्लस E को दोनों को साथ में लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ मिल जाएगा अपने को R1 प्लस R2 इक्वल टू डेल। जो R1 R2 की वैल्यू है, जो R1 R2 की वैल्यू है, और यहाँ अपन देख चुके R1 R2 की वैल्यू किसके बराबर, कोण A के बराबर है। तो R1 R2 की जगह अपन कोण A लिख सकते हैं। तो I प्लस E माइनस A इक्वल टू डेल। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके बाद में अपने को इस डेल मीन्स विचलन कोण और ये आपतन कोण, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता हूँ, ये I का मान बढ़ेगा तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है और उसमें से माइनस करेंगे तो डेल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में डेल का मान क्या होता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर वापस बढ़ने लग जाता है। तो इसको ग्राफ अगर खींचे अपन किस किस के बीच में, आपतन कोण तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचे, विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है। वो अपने को यू शेप का ग्राफ मिलता है। किस शेप का ग्राफ मिलता है, यू शेप का। इस ग्राफ से अपने को क्या अंदाजा लगता है, इस ग्राफ से अंदाजा लग रहा है कि एक विशेष आपतन कोण के ऊपर ये विचलन कोण का मान अपने को प्राप्त होगा, जिसे अपन बोलेंगे मिनिमम विचलन, डेल एम बोल देंगे, और ये एक विशेष आपतन कोण पे अपने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन तभी आएगी जब आपतन कोण का मान जो है वो निर्गत कोण के बराबर है। ये अवस्था तभी आएगी जब आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर है और आप अपवर्तन कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, उसको अपन R मान लेंगे। उस समय डेल को क्या मानना है अपने को, डेल M मानना है, मिनिमम डेविएशन मानना है। अब ये सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो समीकरण नंबर 5 से क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 से वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि I E की जगह आपको I पुट करना है, ये मिल जाएगा I प्लस I माइनस का A इक्वल टू डेल की जगह अपने को पुट करना है डेल M। तो
तो अब यहाँ पे आई प्लस आई बन जाएगा आपका 2i, आई प्लस आई मिल गया अपने को 2i माइनस ए इक्वल टू डेल एम। अपने को आई फाइंड आउट करना है तो 2i इक्वल टू आ जाएगा डेल एम प्लस ए, और आई मिल जाएगा अपने को डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अपन आई की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, क्योंकि यहाँ अपने को आई और आर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें आई की वैल्यू अपने को मिल गई है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी अपने पास वैल्यू है फोर्थ वाली इक्वेशन से, तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कह रहा है, R1 R2 दोनों का योग ए के बराबर है, R1 R2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी आर हो जाएगा, यहाँ पे भी आर, आर प्लस आर कितना हो गया 2r, तो ए इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 2r, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2। अब ओरिजिनल अपने पास में आई और आर की वैल्यू मिल गई है। अब ये आई और आर की वैल्यू कहाँ पुट करनी है अपने को, समीकरण नंबर 1 में। आई व आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे आई और आर का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, देखो वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, आई की वैल्यू है अपने पास में डेल एम, आई की वैल्यू है अपने पास डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, साथ में मिल रहा है अपने को n1 इक्वल टू, आर की वैल्यू अपने पास में है a/2, साथ में अपने को मिल रहा है n2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, डेल एम प्लस ए साथ में n1 है इक्वल टू ए और साथ में n2 है। अब यहाँ a n1 साथ में आएगा, a n2 साथ में आएगा, इसको उधर भेज देंगे, तो ये मिल जाएगा डेल एम साथ में n1 इक्वल टू n2a माइनस n1 है, यहाँ से मिल जाएगा अपने को डेल एम n1 इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा n2 माइनस n1, तो डेल एम इक्वल टू मिलेगा अपने को a n2 माइनस n1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा n1। तो ये न्यूनतम विचलन की अवस्था अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूनतम विचलन की अवस्था क्या हो जाएगी, a n2 माइनस n1 डिवाइड बाय n1। अब यहाँ पे a प्रिज्म कोण होता है, जनरली जब नहीं दिया जाता है इस कोण को, तो इस कोण को अपन मान के चलेंगे 9, इस कोण को मान के चलेंगे अपन 60 डिग्री। अब इसके अंदर एक तो आंसर ये मिलता है अपने को, दूसरा आंसर क्या मिलता है, दूसरा आंसर अगर अपन यहाँ इन दोनों कोणों को अल्प नहीं माने, अगर इन दोनों कोणों को अल्प नहीं मानते तो अपने को देखो वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी अपने को साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, तो आई की वैल्यू सीधी यहाँ पुट करनी है अपने को, आई की वैल्यू सीधी पुट करनी है अपने को, तो क्या आंसर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिखता हूँ, तो यहाँ एक आंसर और बनेगा अपना, यहाँ आंसर क्या बन जाएगा साइन आई, साइन आई, आई की वैल्यू क्या अपने पास a प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर, आर की वैल्यू क्या है a/2 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को n2 डिवाइड बाई n1। ये है आपका ओरिजिनल प्रिज्म के लिए सूत्र। ये न्यूमेरिकल के लिए जब n1 n2 दोनों दिए जाते हैं और यहाँ n1 n2 दिए जाते हैं, और यदि हवा मान रहे हैं तो यहाँ पे n1 और n2 एक हवा की वैल्यू आएगी, वो अपन पुट कर देंगे, अपने पास में क्या मिल जाएगा अपने को प्रिज्म सूत्र मिल जाएगा। धन्यवाद।